हेलो दोस्तों, सबसे पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, सारक एवं लवण। तो हम बात करेंगे अम्ल, सारक एवं लवण के बारे में। तो आइए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अम्ल की। तो देखिए अम्ल क्या होता है, और इसी के मैं सबसे पहले आपको गुणधर्म लिखवा रहा हूँ अम्ल की। तो अम्ल के गुणधर्मों की हम बात करते हैं। अम्ल के उधर देखिए, सबसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और आप भी मेरे साथ में नोट्स बनाइए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, साथ ही अम्ल है नीले लिटमस पत्थर को, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट बात कि अम्ल जलीय विलयन, अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ तक आप एक बार लिख लोगे, और साथ में आप उदाहरण भी लिखोगे अम्ल की। और उदाहरण के रूप में क्या लिखोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, ये एक बार HNO3, ये एक बार आप उदाहरण लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को किसके रूप में परिवर्तित करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है। और कैसा होता है? खट्टा होता है। जलीय विलयन के अंदर इंपॉर्टेंट बात है H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये क्या हो गए? अम्ल के गुण हो गए। 3 अम्ल के गुण हैं। सबसे पहला क्या है? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के अंदर बदल देता है। और साथ ही अम्ल है वो क्या करता है? जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है। और कैसे देता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं सारक के गुणों की। किसकी बात करते हैं? सारक के गुणों की। तो इधर देखिए सारक के गुण, और मेरे साथ में आप सारक के गुण। और सारक के गुण के अंदर जो पहला गुण है वो सारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, सार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र परिवर्तित हो, नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर। तीसरा, वेरी इंपोर्टेंट, सार या सारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब इधर देखिए, उदाहरण की मैं बात करूं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर देखिए, मैंने आपको सबसे पहले अम्ल के गुण बताए और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ सारक के गुण। इसके गुण, सारक के गुण। और सारक के गुण के अंदर पहला एक गुण है कि ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है।
और यह सारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्थर में बदलने का काम करता है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि ये जलीय विलयन के अंदर OH- आयन देता है। तो हमने नॉर्मल अभी अम्ल और सारक के गुणों की बात की है, और अब हम बात करेंगे सूचक की। किसकी बात करेंगे, सूचक की, जो क्या करता है, अम्ल और सारक इन दोनों के बारे में सूचना को बताता है, सूचित करता है, उसे कहा जाता है सूचक। अब इधर देखिए सूचक के बारे में, सूचक के बारे में देखिए, हमने नॉर्मल अभी तक अम्ल और सारक के गुणों की बात की है और आपने लिख लिया भी होगा। अब देखो यहाँ पे एक नाम आ रहा है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, और उसके बाद में आएगा गंधीय सूचक। इधर देखो सूचक, आपको क्या लिखना है, उसके बाद में लिखना है सूचक, इसके बारे में लिखना है सूचक। और सूचक की परिभाषा क्या लिखोगे, जो अम्ल एवं सारक के को सूचित करते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, जो अम्ल एवं सारक को क्या करते हैं, सूचक करते हैं, उनको बारे में बताते हैं। तो जो अम्ल एवं सारक को सूचित करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, सूचित के बारे में सारक के बारे में बताते हैं, उसे सूचक कहते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लिखोगे, 3 प्रकार के। यही तो है इंपॉर्टेंट बात है, ये सूचक 3 प्रकार के होते हैं। और पहला लिखोगे आप संश्लेषी सूचक, क्या लिखोगे, संश्लेषी सूचक। और उदाहरण लिखोगे मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथिलीन, क्या लिखोगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथिलीन। किसमें लिखोगे, संश्लेषित सूचक के अंदर। पहला प्रकार आप क्या लिखोगे, संश्लेषी सूचक, क्या लिखोगे, संश्लेषित सूचक, सूचक, संश्लेषित सूचक के बारे में लिखोगे। और इसका उदाहरण क्या लिखोगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथिलीन। उसके बाद में आप दूसरा लिखोगे प्राकृतिक सूचक, क्या लिखोगे, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक लिखोगे। और इस प्राकृतिक सूचक के अंदर उदाहरण क्या लिखोगे, उदाहरण इसके आप लिखोगे कि एक तो लिखोगे गोभी है, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, इसके उदाहरण आप लिखोगे। मैं कहाँ लिखूँ आपको, यहीं लिखवा देता हूँ, चलो, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। दूसरा लिखोगे हल्दी, तीसरा लिखोगे लिटमस। ये आप इसके उदाहरण लिखोगे, किसके, प्राकृतिक सूचक के। संश्लेषी सूचक के आपने मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथिलीन लिख लिए। उसके बाद में प्राकृतिक सूचक, दूसरा सूचक का जो दूसरा उदाहरण है प्राकृतिक सूचक, उसके बारे में लिखोगे लाल पत्ता गोभी, हल्दी और लिटमस। अब तीसरा जो प्रकार है वो है गंधीय सूचक। जो तीसरा जो प्रकार है वो है गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक के आप उदाहरण क्या लिखोगे, गंधीय सूचक के बारे में आप लिखोगे जो गंध के माध्यम से बताते हैं, प्याज और वेनिला, क्या लिखोगे, प्याज। तीसरा आप लिखोगे गंधीय सूचक, क्या लिखोगे, गंधीय सूचक। और इसके बारे में आप उदाहरण के रूप में क्या लिखोगे, उदाहरण लिखोगे प्याज और वेनिला लिखोगे। और आप लौंग भी लिखोगे, वेनिला और लौंग भी लिखोगे। ये आप इसके उदाहरण लिखोगे, गंधीय सूचक। सूचक की बात की हमने, जो सूचना बताता है, किसकी सूचना बताता है, अम्ल एवं सारक की सूचना बताता है। और उसके बाद में हमने बात की थी कि 3 प्रकार के सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक सूचक है इसके उदाहरण हमने देखे थे, लाल पत्ता को, हल्दी है, पेंटुनिया है, लिटमस है। ये किसके उदाहरण हो गए, ये हो गए आपके प्राकृतिक सूचक। गंधीय सूचक प्याज, वेनिला, लौंग। और उसके बाद में है संश्लेषी सूचक जो फिनोल फेथिलीन, और एक होता है फिनोल फेथिलीन और दूसरा क्या होता है, मेथिल ऑरेंज। ये सारे के सारे आपके सूचक की बात हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट बात अब है जो वो है आपकी छोटी सी, यहाँ पे ये आप नोट बना के लिखोगे। ये आप क्या लिखोगे, नोट बना के क्या लिखोगे, इधर देखिए क्या लिखना है, मैं बता दूं आपको।
नोट बना के लिखोगे। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। आप मीनिंग क्या डालोगे? लिटमस डालोगे। और ये आप एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। और इसमें क्या लिखोगे? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। और इस सूचक का उपयोग, इसे सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। और लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बस आपको लिटमस के अंदर इतना ही लिखना है। बाकी ये तो वो जो प्राकृतिक सूचक थे उनके उदाहरण आगे, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेंटूनिया, जेरानियम, ये सारे के सारे। ये हो गई हमारे सूचक की बात। किसकी बात होगी? सूचक की बात। हमने अभी तक अम्ल के गुण देखे, क्षारक के गुण देखे और सूचक की बात की है। इस दूसरे चैप्टर के अंदर जो अम्ल, क्षारक और लवण है, अभी तक हमने 3 बातें की। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या चीज है इसमें? आगे देखो, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, इधर देखिए आपको लिखना है अम्ल के रासायनिक गुण। आपको क्या लिखना है? अम्ल के रासायनिक गुण। और इसमें क्या लिखना है? देख, इधर देखिए रासायनिक गुण। सबसे पहले कोई भी धातु जैसे जिंक धातु है, और ये जिंक धातु यदि किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? क्या बोला मैंने? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? धातु की अभिक्रिया, जैसे मैंने अम्ल है H2SO4, अम्ल के साथ मैंने अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण होता है? इधर देखो, ZnSO4 लवण का निर्माण, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा जाता है, कौन सी गैस निकलती है? तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे धातु, और धातु के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? लवण। और लवण के साथ में क्या निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। आप इस प्रकार से पहला ही गुणधर्म लिखोगे कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। क्या लिखोगे? पहली कि धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। और इसमें क्या लिखोगे? आप इस प्रकार से लिखोगे कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये आपका क्या हो गया? पहला रासायनिक गुणधर्म हो गया कि जब धातु की दानेदार जिंक है, ये जब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाला जाता है तो लवण ZnSO4 और ये हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बता दूं कि जब परख नली से हाइड्रोजन गैस की जांच भी कैसे की जाती है? जब यदि आप इसको साबुन के विलयन से गुजारते हो तो उसके बुलबुले निकलते हैं, और जलती हुई उनके मोमबत्ती ले जाने पर उसमें फट फट की ध्वनि की आवाज़ आती है, और वो ध्वनि कौन सी है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। आगे देखो, 2 नंबर जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है? दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म है वो है कि अम्ल की अभिक्रिया। दूसरा है अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ। दूसरा आप लिखोगे रासायनिक गुणधर्म कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे अम्ल जैसे HCl, और धातु कार्बोनेट ले लो आप Na2CO3, तो किसका निर्माण होगा? ये NaCl लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या हो गया कि जब अम्ल की अभिक्रिया, ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। और अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट,
ये हो गया धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट के साथ करवाने पर ये हो गया लवण, ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया जल का निर्माण होता है। ये हो गया तुम्हारे दूसरा गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या था कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और दूसरा क्या हो गया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये दो रासायनिक गुणधर्म हो चुके हैं। तीसरा रासायनिक गुणधर्म इसी प्रकार से होगा, इधर देखिए मैं आपको समझा देता हूं। तीसरा है वो है आपके कि धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तीसरा आप लिखोगे अम्ल की अभिक्रिया, ये एक बार आप इस प्रकार से लिखिए। तीसरा लिखिए अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। इधर देखिए किसका निर्माण होता है, कार्बोनेट के साथ। जब अम्ल है HCl और इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट, तो ये हो गया NaHCO3, तो किसका निर्माण होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, उत्पाद दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। उत्पाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, समान। ये कौन क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, धातु हाइड्रो कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये हो गया धातु हाइड्रोकार्बोनेट और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपके अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीन रासायनिक गुणधर्म हो गए अम्ल के, किसके हो गए, अम्ल के हो गए। अब हम चौथा जो रासायनिक गुणधर्म है उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई भी अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और अम्ल की अभिक्रिया जब धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। दोनों का सेम है उत्पाद, लेकिन यहाँ धातु कार्बोनेट है और यहाँ पे धातु हाइड्रोकार्बोनेट है। और एक था अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ है, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे थे, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवा रहे थे, तब लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो है कि हमारे पास कोई अम्ल है, अम्ल है और अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ। अब जैसा कि कोई भी अम्ल है हमारे पास, जैसे कि अम्ल हो गया H2SO4 और यहाँ धातु ऑक्साइड ले लो CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, अम्ल के साथ करवानी है। ये हो गया अम्ल प्लस ये हो गया आपके धातु ऑक्साइड, ये हो गया धातु ऑक्साइड और इनकी अभिक्रिया करवाने पर देखो CuSO4 प्लस H2O यानी लवण और किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। आगे देखिए, जब हमने देखा था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उसके बाद में हमने देखा कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ और धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो किसका निर्माण हो रहा था, लवण का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का।
तीसरा क्या, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, तो किसका निर्माण हो रहा है, लवण और जल का निर्माण हो रहा है। ये अम्ल के क्या हो गए, रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करता हूँ सारक के जो रासायनिक गुणधर्म है उनकी मैं बात करता हूँ। तो देखिए सारक के रासायनिक गुणधर्म, ये 2 नंबर आप पॉइंट क्या लिखोगे, ये 2 नंबर आप पॉइंट लिखोगे कि सारक के रासायनिक गुणधर्म, 2 नंबर पॉइंट लिखोगे कि सारक के रासायनिक गुणधर्म लिखोगे। अब देखो गुणधर्म के अंदर सारक के रासायनिक गुणधर्म। अब पहला है कि कोई भी सारक है, जैसे कि मेरे पास कोई धातु है, धातु जैसा कि क्या लूँ मैं, सोडियम ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूँ, कोई भी धातु है और यहाँ मेरे पास कोई भी अम्ल है, अम्ल के रूप में मैंने क्या ले लिया, मैंने अम्ल के रूप में ले लिया H2 सोडियम हो गया और Zn, ये यहाँ मैंने सारक के रूप में मैंने ले लिया जिंक धातु ले ली प्लस NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो इसका क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, NaZnO2 प्लस H2। पहला क्या हो गया, जब कोई भी धातु है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, सारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब यहाँ तुम्हारे पास अम्ल था तो भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और आपके पास सारक है तो भी क्या, लवण और हाइड्रोजन गैस। दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म है वो ये तो होगी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, सारक की धातु के साथ अभिक्रिया, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि दूसरा रासायनिक गुणधर्म हमारे पास में हो जाएगा अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो इधर देखिए जब हमारे पास सारक, हम यहाँ सारक की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, तो सारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, अब यहाँ पे सारक के रूप में हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड के रूप में ले लेता हूँ CO2, तो किसका निर्माण होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और किसका निर्माण होता है, जल का। तो मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ पे कि सारक की अभिक्रिया यदि आप किसके साथ है, धात्विक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ है, धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हो तो किसका निर्माण होता है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो हमने रासायनिक गुणधर्म और नॉर्मल गुण की हमने अम्ल और सारक की बात कर ली, और सूचक की बात और कर ली साहब। अब देखिए इधर ये आपने लिख लिया होगा कि सारक की अभिक्रिया किसके साथ है, धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, कि सारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाने पर लवण और जल का निर्माण होता है। और उधर भी हमने देखा था कि अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाने पर लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक आप नोट लगा के लिखोगे, साथ में नोट लगा के इस प्रकार से लिखोगे, ये एक बार आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। अब देखिए आगे नोट बना के आपको लिखना है, नोट बना के लिखना है कि जो धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। और नीचे आप लिखोगे धात्विक ऑक्साइड की, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति
अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। इस बात को ध्यान में रखना कि जो मैंने किसकी बात की थी कि एक तो बात की धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अभी तक हमने अम्ल के गुण देखे, क्षारक के गुण देखे, सूचक के बारे में देखा, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म देखे और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म देखे। अब हम बात करते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहा हूँ और आपको क्वेश्चन के रूप में ही लिखना है। तो इधर देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि अम्ल के और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की। तो इधर देखिए, ये अम्ल क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक छोटी सी आप रासायनिक अभिक्रिया और लिखोगे, वो लिखोगे आप उदासीन अभिक्रिया। किसके बारे में लिखोगे? उदासीन अभिक्रिया के बारे में लिखोगे। तो लिखिए, आप नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से और अब लिखो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या लिखना है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में क्या लिखोगे? HCl प्लस NaOH, तो किसका निर्माण हो रहा है? NaCl प्लस H2O। देखो ये क्या है? अम्ल है, और प्लस ये क्या है? क्षारक है, और यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? जल। ये किसका? लवण प्लस जल का निर्माण हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, और इनकी अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये एक बार बढ़िया तरीके से अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, ये सारी बातें हो चुकी है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब देखो आगे हम बात करें अम्ल और क्षारक के धात्विक ऑक्साइड वाला हो गया, धात्विक ऑक्साइड वाला हो गया, और अब आती है इनमें समानता। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, देखो वो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखो ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज, ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह के कारण अम्ल में उपस्थित इन्हीं का आयनों द्वारा क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। तो इधर देखते हैं, अम्ल में क्या होते हैं कि H प्लस आयन उपस्थित होते हैं। ये आप क्या लिखोगे? ये हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था कि अम्ल है वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन तो होता है लेकिन उनमें आयन उपस्थित नहीं होने के कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते।
तो आप एक नोट लगा के क्या लिखोगे कि ग्लूकोज, यहाँ से नोट बना के स्टार्ट करोगे कि ग्लूकोज, एक बार आप क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते आप लिखोगे क्या, क्योंकि इनमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते। आप क्या लिखोगे इसमें, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल में H+ आयन उपस्थित नहीं होने के कारण ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, तो इसका भी आंसर यही है कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते, उसका भी pH मान कितना होता है, 7 होता है, वो भी एक प्रकार का उदासीन। ये यहाँ तक बात है। अब देखिए एक छोटी सी और बात, यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपके सामने यहाँ कि ये आपको एक नोट बना के और लिखना है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बस आपको यहाँ तक यही लिखना है। उसके बाद में मैं बोलूँ आपको कि पहले तो आप समझो कि आपका कोई भी बर्तन है, इसमें क्या है, जल है, और यदि जल के अंदर आप अम्ल मिलाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, किसको, अम्ल को। लेकिन आप जब इस अम्ल के अंदर, इसमें अम्ल के अंदर किसको मिला रहे हो, अम्ल के अंदर किसको मिला रहे हो, जल को मिला रहे हो, तो उस समय क्या होगी, अत्यंत ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसलिए अम्ल को किसमें मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अगर आप ऐसा करते हो तो आप, अगर देखो अम्ल में जल मिलाने पर अत्यंत ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या हो सकता है, आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जब सांद्र का मतलब क्या होता है, जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण। तो आप यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करोगे कि अम्ल को सदैव, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, नोट बना के लिख लेना, अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। एक लाइन ये लिख लोगे, उसके बाद दूसरी लाइन क्या लिखोगे, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हो, और कांच का पात्र है वो क्या हो सकता है, फूट भी सकता है। यहाँ तक आप लिखोगे, टूट भी सकता है। और इसमें फिर आप एक लाइन नीचे लिखोगे, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ये आप एक नोट बना के लिखोगे। और मैंने समझा दिया कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अगर आप जल को अम्ल में मिलाते हो तो इसका मतलब अत्यंत ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण आप जल भी सकते हो, कांच का पात्र फूट भी सकता है। तो इसका कारण ये आगे देखिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है प्रबलता के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो इस चीज को मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए बढ़िया तरीके से। इधर देखिए, पीएच स्केल के बारे में देखिए। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की
आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल कहा जाता है। अब जैसे कि कोई विलयन है, उसमें हमें हाइड्रोजन आयन की क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है, तो हम किस स्केल का प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल का ज्ञात करेंगे। मेन इंपोर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। और पी का अर्थ क्या होता है, उषांश, और इसका जर्मन शब्द है शक्ति। पीएच में पी का अर्थ उषांश, जिसका अर्थ शक्ति, और H क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। P का उषांश, जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति, और H क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यदि स्केल में बनाऊं तो इस प्रकार से स्केल बनेगी। देखिए ये 0 हो गया और ये 14, 0 से 14 इसका मान होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है, और जो आपको 0 से 7 जो मान दिख रहा है ये होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। और उसके बाद में 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और जो आपको 7 से 14 दिखाई देता है ये होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। ये आप पीएच स्केल का चित्र भी बना लीजिए। 0 से 7 होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय। और जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं पीएच का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लिखिए पीएच, इस पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, आप हेडिंग डालिए पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। देखिए पहला है कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है। दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, अम्लीय वर्षा। इसमें क्या लिखोगे, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम होने पर ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दो आप लिख लीजिए कि हमारा शरीर का जो पीएच का मान है ये उदासीन के पास में होता है, 7 के आसपास होता है, तो 7 से 7.8 होता है। कितना होता है, 7 से 7.8। इसके बाद में वर्षा के जल का पीएच मान, हमें पता है कि वर्षा का जल है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। लेकिन वायुमंडल के अंदर हमें पता है बहुत सारे सल्फाइड ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
इस प्रकार के कणों से जब वो जल मिल जाता है तो उसके पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरे चैप्टर के अंदर। और आगे का लिखिए तीसरा है पाचन का पीएच में, पाचन में पीएच, पाचन में पीएच। इधर देखिए, इसमें क्या लिखोगे आप, इस प्रकार से लिखोगे कि हमारा उदर, उदर का मतलब होता है पेट, और हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और यह उदर का मतलब होता है पेट, उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन बात यहां आगे का है, लेकिन अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पेट में, उदर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द एवं जलन को कम करने के लिए इस जलन एवं दर्द को कम करने के लिए हम एंटासिड जैसे सार्कों का उपयोग करते हैं। ये यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पाचन में पीएच का महत्व है। हमारा जो उदर है, जो हमारा पेट है, ये सबको पता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, HCl उत्पन्न करता है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। किसके सहायक होता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन अपच की स्थिति के अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अत्यधिक मात्रा के अंदर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इस जलन और दर्द को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड जैसे सार्कों का प्रयोग करते हैं। और आपने एक चीज पढ़ी थी कि
एंटासिड क्षारक बेकिंग सोडा के अंदर, जिसमें आपने उपयोग में पढ़ा था कि एंटासिड जैसे क्षारकों में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, MgOH का वोल्टवाइज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक बार मैं और आपको बता देता हूँ वापिस से। इधर देखिए सब, यहाँ देखिए पीएच का हम महत्व पढ़ रहे थे और आगे देखिए ये पीएच स्केल हो गई और ये एक भाई छोटा सा पीएच स्केल जब बनाते हो तब आपको आनी चाहिए। ये जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, नींबू का होता है 2.2 और शुद्ध जल का होता है 7 और रक्त का होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। जठर रस का याद कर लेना 1.2, नींबू का रस 2.4, उसके बाद में शुद्ध जल है उसका होता है 7, रक्त का होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 और ये 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये आप भाई याद कर लेना और लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। जठर रस का लिख लेना 1.2, नींबू का रस का लिख लेना 2.4, उसके बाद में शुद्ध जल का लिख लेना 7, रक्त का लिख लेना 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लिख लेना 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप लिख लेना 14। इसके बाद आगे देखिए, हम जो बात कर रहे थे पहले हमने बात की कि हमारा शरीर किस पीएच प्लस के मध्य काम करता है, तो 7 से 7.8। दूसरा हमने अम्लीय वर्षा के बारे में देखा और तीसरा देखो इधर हम किसके बारे में देखेंगे, तीसरा मिट्टी वाला। अगर अधिक अम्लीय है तो क्षारक का प्रयोग करना है, क्षारक है तो किसका अम्ल का प्रयोग करना है, ये मत लिखना। इसके बाद आगे देखिए, ये आपको मैंने लिखवा दिया। हमारे पाचन तंत्र का पीएच सारा का सारा उधर है, HCl उत्पन्न करता है और अपच की स्थिति में क्या होता है, ज्यादा जैसे एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आप ये लिखोगे, कौन सा लिखोगे, ये वाला। यहाँ देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत से हेडिंग क्या डालोगे, दैनिक जीवन के अंदर पीएच चौथी हेडिंग है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत से, और हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है 5.5, और हमारे मुंह के अंदर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका नाम है इनेमल। ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ये इनेमल है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। तो देखिए जो पीएच हमारे मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर धातु का क्या प्रारंभ हो जाता है, क्षय, धातु मतलब क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। और ये हमारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल जो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। और ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, जल के अंदर अघुलनशील और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन जब मुंह का पीएच मान, ये पूरा लिखोगे, जब संसारित होता है, जब 5.5 से कम होने लग जाएगा तो संसारित होने लग जाएगा। और ये मुंह में बैक्टीरिया उपस्थित भोजन के पश्चात क्या करते हैं, इनका निम्नीकरण करते हैं और इसके मुंह का जब पीएच मान कम हो जाएगा तो ये आपका इनेमल क्या होने लग जाएगा, संसारित होने लग जाएगा। इसलिए हम मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। ये आप लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, दंत शय के बारे में है क्या मेन चीज, ये जो आपका सब शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, और हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। लेकिन जब 5.5 से कम हो जाएगा, और ये कब होता है, जब हम खाना खाते हैं उस समय जो खाना बचा हुआ खाना हमारे दांतों पे चिपक जाता है और साथ में वो बैक्टीरिया दोनों क्रिया करके हमारे इस इनेमल को क्या करते हैं, संसारित करते हैं। संसारित करने की वजह से ये जो इनेमल संसारित होगा तो दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए हम इसकी सफाई के लिए दंतीय क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। एक आप अगला 5वां पॉइंट क्या लिखोगे, 5वां पॉइंट लिखोगे कि जो मधुमक्खी है वो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल स्रावित करती है और इसके वजह से जलन और दर्द का अनुभव होता है। ये अम्ल छोड़ती है और हम क्षारक का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से जलन और दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक नेटल का डंक, ये नेटल का डंक है, ये भी फॉर्मिक अम्ल स्रावित करता है। ये भी जब काटता है ना तो शरीर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। 5वां लिखोगे कि मधुमक्खी वाला, 6 नंबर लिखोगे नेटल का डंक। ये मधुमक्खी का डंक भी फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है और नेटल का डंक भी फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जिसकी वजह से शरीर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। आगे देखिए, एक आप ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ये लिखोगे आप, ये वाले ये आप लिखोगे। देखो
सिरका है वो एसिटिक अम्ल, और उसके बाद में संतरा है वो सिट्रिक अम्ल, इमली है वो ट्राइट्रिक अम्ल, टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध है वो लैक्टिक अम्ल, नींबू है सिट्रिक अम्ल, चिट्टी का डंक और ये नेट्रिक का डंक, ये तो हमने अभी देख लिया। सिरका ये क्या हो जाएगा, सिरका एसिटिक अम्ल, और संतरा ये हो जाएगा सिट्रिक, ये दो खट्टे पदार्थ है। नींबू और ये दोनों के दोनों, संतरा क्या है खट्टे पदार्थ है, इसलिए इसमें होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, सिरका के अंदर एसिटिक तो एसी हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल के अंदर ये सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, और ये खट्टे पदार्थ सिट्रिक अम्ल होता है। इसमें दूध में सबको पता है लैक्टिक अम्ल होता है, ये हमने पढ़ लिया। चिट्टी का डंक है, नेटल का डंक है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है या मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक किसमें होता है, टमाटर के अंदर, और इमली ईंट है, ये आप याद रखोगे ईंट के रूप में ट्राइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए ये आ जाता है लवण परिवार, जिसका मैंने वीडियो अलग से डाल दिया लवण परिवार का, और ये दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अम्ल के गुण देखे, क्षारक के गुण देखे, उसके बाद में सूचक की बात की थी, उसके बाद में अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की बात की थी, उसके बाद में क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की बात की थी, और उसके बाद में हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, और उसके बाद में कोई भी अम्ल है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, ये भी हमने देखा था। साथ में हमने पीएच स्केल के बारे में देखा, और लास्ट में हमने देखा था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये सारा हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, नोट्स थे वो मैंने लिखवा दिए, अब पढ़ने का काम है आपका। धन्यवाद।